नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सूर्या टॉक शो में। और आज मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं डॉक्टर दिव्य भादु, हु इज़ अ पीडियाट्रिक सर्जन, एंड डॉक्टर यशु सैनी, हु इज़ आवर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्य भादु, पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, सूर्या हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। और मैं जो है बच्चों की हेड टू टू एक्सेप्ट न्यूरो सर्जरी और कार्डियक सर्जरी को छोड़ के सारी हर तरह की जो बच्चों की सर्जरी है, चाहे वो इमरजेंसी सर्जरी हो या रूटीन सर्जरी हो, वो सब हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशु सैनी, शिशु गुर्दा रोग विशेषज्ञ, सूर्या हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। शिशु गुर्दा रोग एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसके अंदर हम बच्चों की हर प्रकार की किडनी की समस्याओं का निदान एवं इलाज करते हैं। और इसके अंदर हम बच्चों के हर प्रकार के डायलिसिस, नवजात बच्चे से लेकर के 18 वर्ष तक के किशोर अवस्था तक के बच्चों का इलाज करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉक शो हम शुरू करने वाले हैं अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने गेस्ट के साथ। और क्योंकि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं वो पीडियाट्रिक सर्जन हैं और दूसरे गेस्ट जो हैं वो हमारे पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। तो आज के सवाल भी कोविड से रिलेटेड और कोविड का इन दो जो स्पेशलिटीज़ हैं या परिस्थितियां हैं उनका बच्चों से क्या रिलेशन है, उसके ऊपर ही हमारा सारा आज का डिस्कशन रहेगा। और उम्मीद ये करते हैं कि ये डिस्कशन आपके बहुत सारे सवालों के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे पाएगा। तो डॉक्टर भादु, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आप हेड टू टो सारी सर्जरी, केवल न्यूरो सर्जरी छोड़ के, और इमरजेंसी सर्जरी भी आप करते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि आजकल कोविड है और ऐसा तो है नहीं कि बच्चों ने खेलना छोड़ दिया है, चोटें लग रही हैं बच्चों को, बच्चे कुछ अनवांटेड चीज़ इंजेस्ट कर रहे हैं। तो जो ब्रोंकियोस्कोपी है वो एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी सर्जरी है। कुछ अपेंडिक्स की सर्जरीज ऐसी होती हैं जो रात में दर्द होता है, अक्सर रात में होता है, बच्चे पेरेंट्स उसको लेके इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं किसी भी हॉस्पिटल के। तो ऐसे कंडीशन में जब चारों तरफ कोविड का मारामारी है, माहौल है, तो आपका क्या राय है, ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या सर्जरी सेफ़ है या उसको हम दवाओं से थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा देखें क्या करें? मतलब उसमें आप बताइए कि फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए एक पेरेंट का इस केस में। देखो सचिन जी, ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछा आपने। बिकॉज अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक इमरजेंसीज की पीडियाट्रिक सर्जरी या पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में, तो अपेंडिक्स एक काफ़ी कॉमन इमरजेंसी होती है, स्पेशली थोड़े से बड़े बच्चों में। अगर हम बात करें स्पेशली 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनमें कॉमन होती है, उनसे छोटों में थोड़ी इतनी कॉमन नहीं होती है। सो उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ आता है कि बहुत ज़्यादा सोजिस है अपेंडिक्स के अंदर, उस केस में और बच्चा सिक है। और एक आता है कि कई बच्चों को लंप बन जाता है, जैसे एक तरीके से देसी तरीका की बोल देते हैं हम कि भी गांठ बन गई है और आंत उसके साथ चिपक गई है अपेंडिक्स, तो उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में अपेंडिकुलर लंप बोल देते हैं। सो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि ऐसी कोई भी स्थिति हो तो तुरंत हॉस्पिटल में उनको आना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में आए बिना अपेंडिसाइटिस या अपेंडिकुलर लंप का इलाज घर पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये इमरजेंसी है। अब दूसरी बात ये आती है कि जब कोई भी बच्चे को इमरजेंसी लेके पेरेंट्स हॉस्पिटल में आए तो मेरा इन सबसे निवेदन है कि कम से कम लोग बच्चे के साथ आएं, सो दैट बाकी लोगों को एक्सपोजर होने का चांसेस कम से कम हो। क्योंकि देखो, हॉस्पिटल कोई भी हो, हालांकि हमारा जो हॉस्पिटल है वो कोविड सेफ है, तो हम कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं उनको हम एडमिट बिल्कुल नहीं करते हैं। और बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी होती है और कोविड रिपोर्ट उसकी अवेटेड है तो इमरजेंसी सर्जरी तो होगी, और बाद में अगर पॉजिटिव आ जाती है तो हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर भी अननोन स्टेटस होता है बहुत सारे पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स का जब वो एकदम से हॉस्पिटल में आते हैं, सो ऑब्वियसली एक्सपोजर का चांसेस रहेगा, हम उसे ज़ीरो नहीं कह सकते। अब बात आती है अपेंडिक्स की सर्जरी की। सो अगर तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो सारी प्रिकॉशन लेते हुए हम सर्जरी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी रिपोर्ट के लिए हम वेट नहीं करते हैं। जैसे मान लो अपेंडिक्स के साथ आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और अपेंडिक्स फटी हुई है, तो उस केस में तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा और सिक हो सकता है, बच्चे की जान भी जा सकती है, सेप्सिस हो सकती है बच्चे को। सो उस केस में हम सर्जरी करेंगे, हम रिपोर्ट का वेट नहीं करेंगे। रिपोर्ट आ जाती है, अगर नेगेटिव है तो वेल एंड गुड, जब तक बच्चा ठीक नहीं होता है तब तक हॉस्पिटल में ही रहता है हमारे और घर जाएगा। अगर उसकी पॉजिटिव आ जाती है तो हम अरेंजमेंट करते हैं उसको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने का। अब सेकंड बात आती है, अगर कोई बच्चा आया है लाइफ सेविंग सर्जरी, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि ब्रोंकोस्कोपी है
किसी बच्चे ने सांस की नली में कुछ मूंगफली या चना या कोई भी चीज़ जाने अनजाने में खा ली है और वो सांस की नली में चली गई है। ऐसे केस होते हैं जिसमें कि जान का खतरा बच्चे को तुरंत हो सकता है। इस केस में हम किसी भी वजह से डिले नहीं कर सकते। सो इस केस में हमें बच्चे को आते ही बच्चे को तुरंत लेके वो हॉस्पिटल की हमारे इमरजेंसी पहुंचे, और ऐसे केस में हम तुरंत बच्चे को इमरजेंसी से ऑपरेशन थिएटर में ही लेते हैं। कोविड का सैंपल उसका ले लिया जाता है, मीनवाइल कंसेंट ले ली जाती है सर्जरी के लिए, बट इसमें डिले बिल्कुल नहीं करते हैं और नहीं करना भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली इस सर्जरी में भी हम कोविड की सारी जो प्रिकॉशंस है, जो प्रोटोकॉल्स है, उनको फॉलो करते हैं। हर एक मेंबर जो ओटी टीम का होता है, क्योंकि स्टेटस उसका अननोन है पेशेंट का, और मोस्टली इमरजेंसी में कोविड टेस्ट कोई क्यों कराएगा, है ना, तो वो यहाँ के ही होता है। तो हम सारे पीपी किट है, ग्लव्स है प्रॉपर डिस्पोजेबल, फेस शील्ड है, डबल ग्लव्स इनफैक्ट, है ना, डबल फेस मास्क, तो ये सब प्रिकॉशन हॉस्पिटल में ली जाती है। नर्सिंग स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे और भी जो भी हेल्पर स्टाफ है, तो इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं, और इस केस में सर्जरी पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए। हाँ, थैंक यू डॉक्टर बहादुर फॉर दिस डिटेल्ड इंसाइट। और ये जान के शायद हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा कि अगर कोई इमरजेंसी होती है उनके शिशु को, नवजात शिशु हों चाहे वो बच्चे हों, तो वो हॉस्पिटल इमरजेंसी आ सकते हैं। सारे प्रिकॉशन के साथ हमारे डॉक्टर्स तत्पर रहते हैं। अब से मेरा सवाल डॉक्टर यशु से रहेगा दूसरा, कि हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते हैं, MIS-C जो एक वो है सिंड्रोम, उसमें देखा गया है कि हार्ट अनलार्जमेंट भी पाया गया है कुछ केसेस में। क्या वो किडनीज पे बच्चों की इफेक्ट करता है? धन्यवाद सचिन जी। आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं इस कोविड के समय में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल जब कोविड आया था तो उन्होंने बच्चों पे कम असर किया था, मगर इस वर्ष वो असर काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अभी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है कि किडनी के ऊपर कैसा असर आता है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया से काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, पिछले 3-4 महीने में आई हैं, जिन्होंने ये सजेस्ट किया है कि किडनी भी एक मेजर ऑर्गन है जो कोविड के समय में अफेक्ट होती है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो MIS मतलब मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, उसके अंदर कई सारे अंग में ये इन्फ्लामेशन की एक्टिविटी शुरू हो सकती है, और ऐसा किडनी में भी हो सकता है। ऐसा होने पर किडनी के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें किडनी के फंक्शन का कम हो जाना, और उसके कारण पेशाब का कम बनना, किडनी और शरीर में पानी इकट्ठा होकर सूजन आ जाना, BP बढ़ जाना, ये कॉमन प्रेजेंटेशंस होती हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो बच्चों में आते हैं। इसके अंदर जो हमको कई बार किडनी की बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ती है, और उस बायोप्सी के अंदर हमें या तो शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है, शरीर का पानी सारा रिस करके चमड़ी में जमा हो गया है जिससे सूजन आ गई है, उस वजह से एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी नाम की एक समस्या किडनी में उत्पन्न हो जाती है, जो कि 90% केसेस के अंदर पूरी तरह प्रॉपर इलाज से ठीक हो सकती है। बाकी दूसरी समस्याएं जो किडनी में आ सकती हैं, जिसकी रिपोर्ट्स अब आई हैं, उनको हम मेडिकल भाषा में मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ल्यूपस नेफ्राइटिस, ये कुछ समस्याएं हैं जो कि किडनी के टिश्यू के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं पोस्ट कोविड पीरियड के अंदर। वयस्कों में तो ये काफ़ी कॉमनली देखा गया है, बच्चों में इनकी रिपोर्ट्स कम हैं, मगर हाँ, जो बच्चे अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं जिनके साथ MIS है, उनमें किडनी की समस्याएं डेफिनेटली कम या कुछ ज़्यादा प्रतिशत में आ रही है। आपका दूसरा सवाल कि बच्चों में भी क्या कोविड ट्रीटमेंट के लिए या पोस्ट कोविड के लिए स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, बच्चों में भी हम स्टेरॉइड देते हैं, मगर स्टेरॉइड पर से स्टेरॉइड किडनी को डैमेज नहीं करता है जनरली। मगर अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेटेड वर्ल्ड के जर्नल किडनी इंटरनेशनल जो है, उसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि रेमडेसिविर से उन्होंने कुछ किडनी के अंदर समस्याएं देखी हैं। इसकी रेमडेसिविर की टॉक्सिसिटी, जिसको उन्होंने ऑस्मोटिक ट्यूबुलर इंजरी का नाम दिया है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंजरी है या एक नुकसान है जो कि दवाओं से किडनी पे होता है। हमारे पास जो कॉमनली यूज दवाएं हैं उनकी पूरी लिस्ट है हम लोगों के पास, जो कि किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मगर जब हम स्पेशली कोविड की बात करते हैं तो बिल्कुल आप ये सही है कि रेमडेसिविर से कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जिसके अंदर किडनी में नुकसान पाया गया है। स्टेरॉइड पर से अगर नॉर्मल डोज में सही तरह से दिए जाएं
तो जीवन रक्षक हैं और वो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए सर मेरा एक बड़ा कॉमन सवाल है, आप दोनों से ही रहेगा कि किडनी की बात हुई, फिर सर्जरीज़ की कुछ बात हुई, कुछ इमरजेंसी सर्जरीज़ की बात हुई, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपके ओपीडीज़ में आ रहे होंगे जिनको एक रूटीन सर्जरी चाहिए जो कि उनका रिक्वायर्ड थी, बट क्योंकि ये कोविड का बीच में सब कुछ हो गया तो वो डिले हो गई। तो उस केस में, वो केसेस में वो बच्चे या वो पेरेंट्स कैसे उसको डिले कर सकते हैं या कैसे वो लोग रह सकते हैं कि वो जब ये थोड़ा शांत हो जाए या एक लहर जो है वो कम हो जाए कोविड की, तब वो आएँ। तब तक के लिए उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आपकी एडवाइस। और सेम क्वेश्चन सर आपके पास जाता है कि अगर कुछ बच्चे, क्योंकि आप किडनी देखते हैं तो डायलिसिस पे जो होंगे, मेंटेनेंस डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस है, उस केस में जो वो डिले हो रहा है कि भाई आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, इंटरस्टेट मूवमेंट बंद है, उस केस में वो लोग क्या करें, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी डॉक्टर साहब? अगर हम बात करें रूटीन प्लान सर्जरी की, जैसे मान लो किसी बच्चे की जीभ चिपकी हुई है, या किसी बच्चे की गर्दन टेढ़ी है, या किसी बच्चे को हर्निया है, या किसी बच्चे की गोली नीचे नहीं है, जो रूटीन प्लान सर्जरी की अगर हम बात करें तो ये सर्जरी जो है बेसिकली, अगर बच्चे का कोविड स्टेटस पॉजिटिव है तो बिल्कुल भी ये नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि कोविड स्टेटस नेगेटिव है, उस केस में क्या करें कि जी बच्चे का कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है, उस केस में ये सर्जरी जो है सेफली हम कर सकते हैं हमारी तरफ से। बट ऑब्वियसली अगर कोई भी मरीज हॉस्पिटल में आता है या ट्रांसपोर्ट होके कहीं से, जयपुर से आए या जयपुर के बाहर से या राजस्थान से या दूसरे राज्य से, तो नेचुरली उनको रिस्क ट्रांसपोर्ट के टाइम में भी रहेगा। सो बेस्ट ये है कि जैसे कोविड टाइम चल रहा है तो उसमें ये सर्जरी हम पोस्टपोन करें, दैट इज बेस्ट। पर कई बार ऐसे होता है, जैसे हर्निया की सर्जरी है फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स की और हमारी दोनों तरफ से ये कंसर्न होती है कि कभी भी इसमें आंत फंस सकती है, हो सकता है वो आंत साल भर ना फंसे, हो सकता है आंत 4 दिन बाद ही फंस जाए। तो उसको हम जैसे सॉर्ट ऑफ सेमी इलेक्टिव सॉर्ट ऑफ एक वर्ड यूज होता है उन सर्जरी को, तो उनको हम बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करने की एडवाइस नहीं देते हैं। सो अगर उस केस में बच्चा नेगेटिव है कोविड और एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम पहले से कोविड के जो टेस्ट करा लेते हैं और नेगेटिव रिपोर्ट आती है, तब हम बच्चे को रिपोर्ट के साथ आने के लिए उनके अटेंडेंट को कहते हैं, हम उन्हें भर्ती करते हैं और उनकी सर्जरी करने के बाद छुट्टी कर दी जाती है 1 या 2 दिन में, क्योंकि ये सर्जरी बहुत लंबी नहीं है कि ऐसे कोई हफ्ता 10 दिन उनको भर्ती रहना पड़ेगा। अब मैं आऊँगा एक और ग्रुप पे, जैसे किसी बच्चे को मान लो जीभ चिपकी हुई है या किसी बच्चे को नाभि का हर्निया है। तो नाभि का हर्निया जो नीचे का इंग्वाइनल हर्निया उससे बिल्कुल अलग है, तो इसमें आंत बहुत ही रेयर होता है, कोई लाखों में एक केस, वो भी लिटरेचर में है, ऐसे हमने देखा नहीं कभी। तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के आंत फंसने के चांसेस होते ही नहीं, ऑलमोस्ट नील। ऐसी जो सर्जरी है उनको हम पोस्टपोन इजीली कर सकते हैं 1, 2, 3 महीने या जब तक हो सकता है, कोविड 6 महीने चले, वी डोंट नो कितना टाइम तक ये चलेगा। तो उस केस में उससे कोई बच्चे को एडिशनल नुकसान नहीं होने वाला अगर हम डिले करते हैं तो। अब तीसरा पॉइंट आता है कि कुछ ऐसी सर्जरी है कि जिनको बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, कि मान लो किसी बच्चे को कोई सॉलिड ट्यूमर है, अगर किडनी का ट्यूमर है या लीवर का ट्यूमर है, तो उस केस में हम सर्जरी को बहुत ज़्यादा डिले करना एडवाइस नहीं करेंगे अगर वो कोविड नेगेटिव है। तो अगर कोविड पॉजिटिव है तो अगेन एटलीस्ट 14 डेज का जो प्रोटोकॉल है उसके बाद हम टेस्ट रिपीट कराने के लिए बोलते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ऐसी सेमी इलेक्टिव या इलेक्टिव सर्जरीज में, कि अगर हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट की सर्जरी करते हैं सो उस केस में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ऑलमोस्ट 20 to 25% बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो ये सर्जरी कोई भी हो, और स्पेशली जब बच्चे की कोई भी सर्जरी है वो अंडर जनरल एनेस्थीसिया होती है, पूर्णतः बेहोशी जिसे बोलते हैं हम हिंदी भाषा में, तो उसमें ये रिस्क कॉम्प्लिकेशन का बढ़ जाता है। तो आपको ये नहीं पता कि किस बच्चे में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, पर वो काफ़ी हाई है कि मान लो 20 से 25, मान लो कि हर 4 से 5 बच्चों में एक बच्चे में संभावना रहेगी अगर आप उसको कोविड के अंदर ऑपरेट कर रहे हो। तो उस केस में हम ये है कि जब उसकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए जितनी जल्दी से जल्दी, और बच्चा एसिम्प्टोमेटिक ही अगर रहे, उस केस में जैसे कैंसर किसी बच्चे का, तो उसकी सर्जरी जरूर हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। सर डॉक्टर भादु ने बताया कि कौन कौन 3 प्रकार की सर्जरी हैं जिनको हम डिले कर सकते हैं, जिनको हम थोड़ा टाइम तक डिले कर सकते हैं, जिनको हम करना ही पड़ेगा। अब आपसे सर यही जानना चाहेंगे हमारे श्रोता कि भाई जो डायलिसिस पे बच्चे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि जो थोड़ा दूर दराज लोग इलाके में रहते हैं जहाँ पे उनके आसपास कोई डायलिसिस सेंटर नहीं है और वो यहाँ तक
आने में उनको थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? क्या कोई दवा ऐसी है जो लोग लेके वहाँ तक मैनेज कर सकेंगे? बिल्कुल सचिन जी, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। देखिए, बच्चों में जब डायलिसिस की हम शुरुआत करते हैं और वो डायलिसिस अगर मेंटेनेंस डायलिसिस होता है, जिसका मतलब कि ये कि बच्चे के किडनीज़ या गुर्दे पूर्ण रूप से ख़राब हो चुके हैं और अब उस बच्चे को सपोर्ट के लिए डायलिसिस की ज़रूरत है, उसको हम मेंटेनेंस डायलिसिस कहते हैं। तो ये रिकमेंडेशन होती है कि बच्चे में कम से कम हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होना ही चाहिए। बड़ों में हम कई सेंटर्स पे या कुछ लोग हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराकर भी इजीली अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, मगर बच्चों में ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों की बॉडी और उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी डिफरेंट होता है बड़ों से। इसलिए बच्चों में हफ्ते में 3 डायलिसिस बहुत ज़रूरी है। तो इस पेंडेमिक के दौरान भी हमारी एडवाइस यही रहती है कि कोई भी बच्चा जितना हो सके कोई भी डायलिसिस का सेशन पोस्टपोन ना करे। तो यूजुअली हमने ये प्रोटोकॉल बना रखा है कि उन बच्चों की एटलीस्ट 15 दिन में हम एक कोविड का टेस्ट कर लें और पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दें, क्योंकि बच्चे का किडनी फेलियर हो चुका है, बच्चा वैसे ही एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कैटेगरी के अंदर आ गया है जिसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम है, तो उसका कोविड इन्फेक्शन पकड़ने का रिस्क नॉर्मल बच्चों की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो बच्चे को एकदम एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करें, खुद का ही व्हीकल लेकर के आएँ और घर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को परमिशन ना दें आने की। मगर यही कोशिश रहती है कि कोई भी डायलिसिस का सेशन मिस ना हो। अब रही बात उन बच्चों की जो दूर से आ रहे हैं, तो ये समस्या सिर्फ डायलिसिस वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये वो बच्चों के लिए भी हैं जिनकी किडनी डैमेज्ड है और वो डायलिसिस पे नहीं है परंतु रेगुलर मेडिसिन्स पे हैं और उनको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। कुछ बीमारियां जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिनका इलाज लंबा चलता है, उनको भी रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में हम बच्चों को एक मेडिकल कंडीशन का लेटर इशू करके दे देते हैं और वो लेटर उन बच्चों के लिए एक पास के रूप में काम करता है। अगर उनको कोई बीच में रोका जाता है कि वही वो ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, और जितना हो सके ऐसे बच्चों को जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे हैं उनको हम ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन से ही उनके घर पे रह करके उनको ट्रीटमेंट और आगे की क्या जांचें होनी है वो हम एडवाइस करते हैं। जब बहुत ही ज़रूरी होता है तो वो परिवार माता पिता उस पास को लेकर के बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर के आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर यशु आपकी इस जानकारी के लिए। और मुझे लगता है कि आपका ये जो जवाब था या जो प्रकाश आपने डाला उससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे जो हम वो सुन रहे हैं। अब आखिरी एक सवाल फिर से मेरा आप दोनों डॉक्टर से, क्योंकि आप अपनी अपनी स्पेशलिटी से उठ के एक डॉक्टर पहले हैं, तो एक वर्ड ऑफ एडवाइस आप दोनों की तरफ से हो जाए कि भाई इस कंडीशन में हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। ये सवाल आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जानना कि क्या स्पेशल प्रिकॉशन। सचिन ने जैसे पूछा कि पेरेंट्स या उनके भाई बहन, जो बड़े भाई बहन हैं, बच्चों के केयर टेकर है या दादा दादी कोई भी है जो लें। सो सबसे पहली चीज़ तो इसमें यही है कि बच्चे को घर के अंदर रखा जाए, बाहर किसी भी स्थिति में ना ले जाना पड़े, स्पेशली बच्चे को। बिकॉज इशू क्या है कि बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं बहुत सारे एज अपोज टू अडल्ट जिनमें कुछ सिम्टम होते हैं, और बच्चे काफ़ी टाइम तक कोविड के सॉर्ट ऑफ कैरियर बन सकते हैं कि वायरस बहुत दिन तक बच्चों में रह सकता है। पर उससे भी ज़्यादा रिस्क जो घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको और भी ज़्यादा, और उनको सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक तो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर ही रहें, बच्चे भी और बड़े भी। बहुत ही ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें। नंबर 2, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे हॉस्पिटल भी जाते हैं तो कम से कम लोग बच्चे के साथ आएँ। जैसे एक जने से अगर काम चल जाता है, बच्चा ज़्यादा छोटा नहीं है, तो जैसे बच्चे का फादर ही बच्चे के साथ आ सकता है, माँ की अगर आवश्यकता नहीं है तो। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट यही है कि जैसे डॉक्टर यशु ने बताया कि हम ऑडियो और वीडियो कंसल्टेशंस दे रहे हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अनटिल एंड अनलेस की कोई बहुत ही ज़रूरी या जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन हो, डायलिसिस या कोई सर्जरी इमरजेंसी की कोई फॉरेन बॉडी है ऐसी, तो ही हॉस्पिटल में आएँ। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से कभी भी, हम लोग 24/7 अवेलेबल है सारे डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल के, तो कभी भी वो हमसे कॉल करके या मैसेज करके कोई क्वेरी है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं इलाज के बारे में। ये जो सवाल है, मेरा मानना है कि इसका जवाब 1 लाइन 2 लाइनों में दिया नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए,
परंतु मैं डॉक्टर भादु के जवाब में एडिशन करते हुए जो चीज़ बताना चाहूँगा उसमें सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ, बच्चे की डाइट के अलावा जो तीसरा मुख्य स्तंभ है वो है बच्चे की मेंटल हेल्थ। उसके ऊपर इस समय में भी फोकस उतना ही ज़रूरी है और बच्चे की मेंटल हेल्थ यानी उसकी मानसिकता में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, बच्चा ऐसा ना महसूस करे कि वो एक कैद में चला गया है और इस कारण बच्चे में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा आदि ना उत्पन्न हो, या घर के वो सदस्य जो बाहर काम पे नहीं जा रहे हैं वो बच्चों के साथ बच्चा बन के रहें, उनके साथ जितना समय हो खेलें, कहानियाँ सुनाएं और कोशिश करके आज से 50 साल पहले जैसे हमारे देश में परिवार हुआ करते थे जिसमें बच्चे घर के आंगन में खेला करते थे, साधारण से खेल हुआ करते थे, इंडोर गेम्स, उन पे फोकस करें। और सुबह के समय जब बच्चे उठते हैं तो बच्चों के साथ मिलकर के घर के बाकी सदस्य भी व्यायाम करें ताकि बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। थैंक यू डॉक्टर यशु एंड डॉक्टर भादु। आपने जो बताया, जो लास्ट का एडवाइस था, बाकी तो बहुत टेक्निकल था, जो कि लोग एक्चुअल उस परेशानी से ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए बहुत लाभान्वित उन्होंने किया होगा। बट जो ये लास्ट का सवाल जो आपने जवाब दिया, विच इज़ वेरी जनरल एंड विच वुड create kind of awareness to all the parents, to all the people who are listening to us. So thank you for this advice, for piece of advice, and especially डॉक्टर यशु, जो आपने बोला कि भाई सुबह उठ के बच्चों के साथ व्यायाम करें जिससे कि हमारी एज वेल एज हमारे बच्चों की मेंटल स्टेट एज वेल एज फिजिकल स्टेट दोनों ही मेंटेन और बरकरार रहें। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो जवाब हमारे मेहमानों ने दिए, डॉक्टर यशु जो कि हमारे पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर भादु जो हमारे पीडियाट्रिक सर्जन हैं, वो आप लोगों तक कुछ राहत की सांस पहुंचाएंगे इस मुश्किल टाइम में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ सूर्या टॉक्स। नमस्कार।